हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 10 व्रत पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा 8वीं में भी व्रत के बारे में पढ़ा है, तो इस अध्याय में भी हम व्रत के संपूर्ण जानकारी इसमें पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम मुख्य चीज़ें क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे और जो क्वेश्चन इस अध्याय से अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं इस अध्याय का PDF जो IMP वाला है उसे भी अपलोड करूँगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्रत होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, बॉल यहाँ पे पूरी तरह से गोल होती है। व्रत में भी हम चित्र में देखते हैं कि व्रत भी गोल होता है, मगर ये व्रत और गोले दोनों में अंतर होता है। जो हमारे पास जो बॉल है ये पूरा गोल है तो इसको हम गोला बोलेंगे, इसको हम व्रत नहीं बोल सकते। और यहाँ पे मैंने एक 10 रुपये वाला सिक्का लिया है, देख सकते हैं ये बिल्कुल समतल आकृति है, सपाट है, तो ऐसी समतल आकृति को हम व्रत बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेप लिया है, ये जो नापने वाला जो टेप होता है बड़ा वाला, उससे भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी सतह है ये भी समतल है, तो इसको भी हम व्रत बोल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी आकृति लेता हूँ, एक सिक्का 10 रुपये वाला, देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सपाट होता है, समतल होता है, तो इस तरह की आकृति को हम व्रत बोलते हैं। और इस तरह की जो बॉल वाली आकृति होती है इसको हम गोला बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्रत किसे बोलते हैं। तो ऐसे समतल आकृति होती है जिसमें उसको हम व्रत बोलेंगे। तो चलिए हम इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें इसकी समझते चलते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक व्रत बनाया हुआ है। तो यहाँ पे व्रत में आप लोगों को सारी चीज़ें तो पता है, फिर भी हम एक बार इसका रिवाइज कर ले रहे हैं। जो बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसको हम व्रत का केंद्र कहते हैं। तो जो मध्य बिंदु होगा हम उसको यहाँ पे केंद्र लिख ले रहे हैं। अब इसके बाद जो केंद्र के बाहर ये जो दूरी है व्रत की, जो ये घेरा है, इसकी पूरी लंबाई को हम यहाँ पे परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख ले रहे हैं परिधि। अब इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ये केंद्र है और यहाँ परिधि में हम कहीं पर भी एक बिंदु यदि हम ले रहे हैं, तो केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो उसको हम यहाँ पर त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमने यहाँ मिला लिए हैं और इसको लिख दे रहे हैं त्रिज्या। अब ये तो हमने देख सकते हैं केंद्र से यहाँ तक की दूरी पूरी सिर्फ ये आधी है। यदि हम ये पूरी दूरी को यदि हम पूरी मिला दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं व्यास। तो ये हो गई व्यास। आप देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पे ये व्यास से होकर या केंद्र से होकर जो लाइन जा रही है इसको हम व्यास बोल रहे हैं। तो इस तरह की जितने भी लाइन खींचते हैं हम उनको जीवा बोलते हैं और जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास बोल देते हैं। तो इस तरह की जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन और खींच दे रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींची हमने, तो इसको भी हम यहाँ पर जीवा बोलेंगे। तो जो व्यास होता है वो भी एक जीवा ही है। ऐसे हम यहाँ पर कितनी भी अनेक जीवाएं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, तो व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं और एक व्रत में हम अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें और आती हैं, जैसे कि ये जीवा है यहाँ, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बिंदु है इसके बीच का ये जो भाग होता है इसको हम चाप बोलते हैं, या इस बिंदु से इस बिंदु के बीच इस तरफ वाले जो भाग होता है इसको भी हम चाप कहते हैं। तो चाप अभी हम आगे और अच्छे तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हमें मेन चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे ये वाला जो भाग होता है ये जीवा और ये चाप, इसके बीच का जो भाग होता है इसको हम व्रतखंड कहते हैं। और देख सकते हैं ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये भी एक त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या और ये चाप इसके बीच का जो भाग होता है इसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्रत क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्रत की परिभाषा। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, देख सकते हैं जैसे एक कोई निश्चित बिंदु है, यहाँ से समान दूरी पर स्थित ढेर सारे बिंदु हैं, तो ये बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ का मतलब बिंदुओं का रास्ता, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ यहाँ पे एक व्रत कहलाता है। तो ये पूरे भाग को हम यहाँ पर व्रत बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इसकी परिभाषा हो गई। अब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, केंद्र व परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी। ये है केंद्र और ये परिधि पे स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को हम यहाँ पर त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या की सिंपल सी परिभाषा है
केंद्र व परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम यहाँ पर त्रिज्या कहेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट आता है व्यास। तो व्यास क्या होता है देख सकते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं जैसे ये केंद्र है, तो केंद्र से होकर ये जो पूरी लाइन जीवा, जो पूरी जीवा गई है उसी को हम यहाँ पे व्यास बोलते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलेंगे सबसे बड़ी जीवा को, और त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो ये दो ऑब्जेक्टिव व्यास से संबंधित यहाँ पे पूछता है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम परिधि देखें तो परिधि क्या होगी, वृत्त के बाहरी घेरे की लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहेंगे। परिधि को और परिमाप भी कह सकते हैं वृत्त का। तो जैसे ये बाहरी घेरा जो है वृत्त का, ये बाहरी घेरा को पूरा जिसकी ये टोटल लंबाई होगी, इसको हम यहाँ पे परिधि कहेंगे। इसके बाद जो पांचवा नंबर का पॉइंट आएगा उसमें जीवा लिखेंगे हम। अब जीवा क्या होती है, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। जैसे हमने ऐसे वृत्त में कहीं पर भी दो बिंदु लिए और उनको जोड़ेंगे तो उसको हम जीवा कह सकते हैं। ऐसे हम इसमें अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब अभ्यंतर और बहिर्भाग ये क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि वृत्त के अंदर का जो भी भाग होगा उसको हम अभ्यंतर बोलेंगे। जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर में O और P दो बिंदु लिए। O जो है यहाँ पे केंद्र है और कहीं पर भी एक बिंदु P है, तो ये दोनों बिंदु वृत्त के अंदर है, इसलिए हम इसको अभ्यंतर बोलेंगे O और P को। और जैसे वृत्त के बाहर का जो भी भाग होगा उसको हम बहिर्भाग बोलेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो A और B जैसे देख सकते हैं मैंने इस तरह में बाहर वृत्त के बाहर लिया है, तो इसको हम बहिर्भाग में बोलेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है चाप। तो अब चाप क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को चाप बोलेंगे। दो बिंदुओं के बीच के जो वृत्त का भाग होता है उसी को हम चाप बोलते हैं। जैसे वृत्त में हमने दो बिंदु कहीं पर भी ले लिए, A और B, ऐसे दो बिंदु लिए, तो यहाँ देख सकते हैं जो दो बिंदु है, या चाकू से मान के चलो हमने एक वृत्त को काट दिए यहाँ से, तो इसके दो पार्ट डिवाइड होंगे। देख सकते हैं एक ही वाला पार्ट और एक ही वाला, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये बिंदु तक की जो दूरी होगी उसी को हम यहाँ पे चाप बोलेंगे। वैसे ही सेम इस तरफ वाली जो दूरी होगी इसको भी हम चाप बोलेंगे। तो जो बड़ा वाला चाप दिख रहा है उसको दीर्घ चाप बोल सकते हैं, जो छोटा वाला चाप दिख रहा है उसको लघु चाप बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की जो भी दूरी होती है उसी को हम चाप बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जैसे ये जो दो बिंदु हैं ये व्यास के सिरे हैं, मतलब जो बिल्कुल केंद्र से होकर जाता है जो व्यास, उसके यदि ये सिरे हैं तो, और यानी दोनों जो चाप होते हैं बराबर बराबर लंबाई के होंगे। जैसे ये व्यास के सिरे हैं तो ये वाला जो चाप होगा और ये वाला जो चाप होगा दोनों बराबर होंगे, और यदि दोनों चाप बराबर हैं तो ये अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे वृत्तखंड। तो ये मेन है, यहाँ पे इससे हमें सवाल भी करने हैं। वृत्तखंड क्या होगा, जैसे यदि हमने किसी वृत्त में एक जीवा खींचे हैं तो जीवा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेगी वृत्त को। एक ये हो जाएगा चाप ये वाला, और ये ऊपर वाला भी, ये भी एक चाप होगा। तो देख सकते हैं जो जीवा है और जो चाप है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम यहाँ वृत्तखंड कहते हैं। इसकी परिभाषा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, सत्यासत्य में भी पूछ लेता है। तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को हम वृत्तखंड बोलेंगे। अब इसमें दो टाइप के वृत्तखंड होते हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में ये जो बड़ा वाला भाग है और ये जीवा है, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा ये पूरा क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड होगा, और ये जीवा और ये लघु वाला जो चाप है उनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। इसी तरह से एक परिभाषा यहाँ पर हम देखेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र। जैसे एक वृत्त है, हमने उसमें दो त्रिज्या बनाए हों, तो दोनों त्रिज्या के बीच और ये जो चाप है उनके बीच का जो ये जो पूरा क्षेत्र होगा उसी को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब त्रिज्यखंड भी सेम उसी टाइप से दो तरह से होंगे, क्योंकि इसमें भी दो चाप डिवाइड हो रहे हैं। तो जो बड़ा वाला भाग होगा वह त्रिज्यखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, और जो छोटा वाला भाग होगा वह लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और जब हम अगली कक्षा 10वीं में जाएंगे तो इसके हम फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालना भी सीखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रमेय हैं। तो ये प्रमेय आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इस अध्याय से तो अधिकतर प्रमेय ही सिद्ध करने आते हैं। तो आप लोगों को इस अध्याय में प्रमेय सिद्ध करते बनना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में प्रमेयों को भी सिद्ध करना सीखेंगे। तो जैसे पहला प्रमेय है, वृत्त की दो बराबर जीवाएं होंगी वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की हम जितने भी बराबर जीवाएं खींचेंगे वो केंद्र पर बराबर बराबर कोण बनाती हैं, ये एक प्रमेय है। और यदि जीवा जो है केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी तो वह जीवाएं बराबर होती है, ये अगला प्रमेय है।
यदि जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी, और केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं तो जीवाएं बराबर होती है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अब जो प्रमेय 10.3 है, यहाँ पे दिया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय सिद्ध करने पेपर में आता है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा लें आप इसमें। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछ सकता है। इसके बाद जो प्रमेय 10.4 है, इसमें हमें दिया हुआ है वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये सेम 10.3 वाले प्रमेय का उल्टा है। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए जो रेखा खींचेंगे वह जीवा पर लंब होती है। ये एक प्रमेय है। प्रमेय 10.5 देखते हैं। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे हमने कहीं पर भी यदि 3 बिंदु ले लिए तो उससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रमेय में आता है और ये सिद्ध करने भी आ सकता है। तो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे एक वृत्त लिए हैं तो इसमें यदि हम 3 बिंदु लेते हैं तो वह बराबर चाप के या बराबर लंबाई के चाप के होंगे। तो वृत्त में हमेशा 3 बिंदु इसको या वृत्त को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। एक अगला जो प्रमेय है 10.6, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। 10.6 जो कह रहा है वृत्त की जो बराबर जीवाएं होंगी केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये प्रमेय भी आपको याद करना है। अगला जो प्रमेय 10.7, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यदि केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी, या जीवा बराबर है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अब जो यहाँ पर प्रमेय 10.8 है, ये भी अधिकतर एग्जाम में आता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये एक सिंपल तरीके से मैं आपको इसके एक फॉर्मूला लिख के समझा सकता हूँ। जैसे केंद्र का यदि कोण निकालना हो और परिधि का कोण हमें दिया हो तो परिधि का 2 गुना कर देंगे तो हमारा केंद्र का कोण निकल जाएगा। या परिधि का कोण निकालना हो, केंद्र का कोण हमें दिया हो तो उसका केंद्र का यदि हम आधा कर देंगे तो परिधि का कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले से आप ये प्रमेय याद कर सकते हैं। तो सीधा सा सिंपल है, जैसे यदि हमें केंद्र का कोण दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें यहाँ परिधि का कोण ज्ञात करना है तो केंद्र का यदि हम आधा कर देंगे तो परिधि का कोण हमारा निकल जाएगा। तो जैसे ये 40 अंश का है तो इसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 20, तो परिधि का कोण हो जाएगा 20। ऐसा हम निकाल सकते हैं। या देख सकते हैं जैसे परिधि का कोण हमें दिया हुआ है और केंद्र का कोण हमें यहाँ ज्ञात करना है तो केंद्र का कोण ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि का 2 गुना होता है। तो जैसे ये 50 का है तो उसका 2 गुना कर देंगे तो केंद्र का कोण यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ का दिया हो तो आधा करके यहाँ का निकाल लेंगे, या यहाँ का दिया हो तो 2 गुना करके यहाँ का निकाल लेंगे। जैसे केंद्र का कोण हमें दिया है 90 तो उसका आधा कर देंगे तो परिधि का कोण हमारा निकल जाएगा। तो 90 का आधा यहाँ हो जाएगा 45, तो यहाँ का कोण हमारा हो जाएगा 45 अंश का। सेम ऐसे जैसे यहाँ केंद्र का कोण हमें दिया है 180, तो केंद्र का कोण हमें पता है, परिधि का कोण हमें ज्ञात करना है। तो 180 का यहाँ हम आधा कर देंगे तो यहाँ का कोण हो जाएगा 90 का। तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो प्रमेय है यहाँ पे 10.9, यहाँ पे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये हमें याद रखना है। वृत्तखंड हमने पढ़ चुके हैं। वृत्तखंड के ऊपर यदि एक ही और 2 या 3 जितने भी कोण बनेंगे सभी कोण यहाँ पर बराबर होंगे, और अर्धवृत्त का कोण यहाँ पे हमेशा समकोण होगा। ये हमको याद रखना है कि अर्धवृत्त जो भी आधा यदि वृत्त है तो वहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे हमेशा समकोण ही रहेगा। और एक ही जो प्रमेय है इससे हमें क्वेश्चन करना है। ये प्रमेय अधिकतर एग्जाम में पूछता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोणों को यदि जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो वृत्त में हमें इतनी प्रमेय भी पढ़ना है और जो परिभाषाएं मैंने लिखवाया है उनको आप कॉपी में नोट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे एक PDF जो अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप इसमें से जो मुख्य प्रश्न है उनको आप याद करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। आगे की जो प्रश्नावली है उनको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।